नमस्कार दोस्तों आज मुग़ल वंश के शासकों द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। मुग़ल वंश की स्थापना किसने की, इसके पीछे के क्या कारण थे। दोस्तों, बाबर 1504 में काबुल तथा 1507 में कंधार पर आक्रमण करने से पहले भारत जैसे विशाल देश के बारे में जानता था कि भारत में सोना चांदी की भरमार है, लेकिन उस समय बाबर के पास इतनी बड़ी सैनिक टुकड़ी नहीं थी कि वो भारत पर आक्रमण कर सके और अपना स्थान बना सके। लेकिन बाबर के मन से भारत देश का नाम निकल नहीं रहा था। आखिरकार दोस्तों, बाबर का भारत पर आक्रमण करने का समय आ ही जाता है। जब 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत पतन की ओर अग्रसर थी तथा यहाँ पर छोटे छोटे राज्य जो आपस में युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का यही सही मौका लगा। इसलिए 1519 में यूसुफ जाई जाति को हराकर बाजोर और बेरा पर अपना अधिकार कर लिया। बाबर की लोकप्रियता को देखते हुए इब्राहिम लोदी से दुखी पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता देते हैं। बाबर सोचता है कि पहली बार भारत से किसी शासक द्वारा आक्रमण करने का न्योता आया है, अतः इसे अस्वीकार क्यों किया जाए। बाबर जैसे ही अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है, रास्ते में राणा सांगा मिलता है। वो बाबर से कहता है, मैं इब्राहिम लोदी को हराने में आपका साथ दूंगा। दोस्तों, बाबर खुश हो जाता है और उसकी बात मान लेता है। लेकिन राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक थे, वह बाबर से कुछ शर्तें रखते हैं। उनकी शर्त ये थी कि जब आपकी सेना हारती हुई दिखाई देगी तब मैं आपका साथ दूंगा। बाबर उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ राणा सांगा मन ही मन सोच रहा था कि बाबर भी अन्य लुटेरों की भांति यहाँ से सोना चांदी लूटकर चला जाएगा और मैं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने खड़ी होती है और उनमें घमासान युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना करता है तथा दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। उसे धीरे धीरे यहाँ की कल्चरटी अच्छी लगती है, अतः वो यहीं पर रहने का मन मनाता है। दूसरी तरफ राणा सांगा यह प्रतीक्षा कर रहा था कि बाबर कब यहाँ से जाए और मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूं। लेकिन बाबर कई दिनों तक यहाँ से जाता नहीं है, अतः बाबर और राणा सांगा के बीच मतभेद हो जाता है, जो खानवा का रूप धारण कर लेता है। इसलिए दोस्तों, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के बीच हो जाता है। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मैदनी रोई दे रहा था। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध 29 जून 1528 को चंदेरी का युद्ध था। यह युद्ध बाबर और मैदनी रोई के बीच लड़ा गया था। मैदनी रोई, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दे रहा था, बाबर भी मैदनी रोई को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए 29 जून 1528 को चंदेरी का युद्ध बाबर मैदनी रोई के बीच हो जाता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। अब दोस्तों, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध, जो कि घाघरा का युद्ध था, ये युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और महमूद
लोदी के बीच लड़ा गया। महमूद लोदी जो कि अफ़गान शासक था, इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। बाबर लगातार 4 युद्ध लड़ता है। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध तथा बाबर का अंतिम युद्ध घाघर का युद्ध था, जो कि 1529 में लड़ा गया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं 1530 में राजगद्दी पर बैठता है। आइए देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। हुमायूं अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच होता है। इस युद्ध में शेर खां की विजय होती है। इस युद्ध में शेर खां की विजय देखकर अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं मैदान छोड़कर भाग जाता है। लेकिन 17 मई 1540 को कन्नौज के पास बिलग्राम का युद्ध फिर से हुमायूं और शेर खां के बीच होता है। इस युद्ध में शेर खां की विजय होती है। दोस्तों, चौसा के युद्ध में हारा तथा बिलग्राम के युद्ध में हारा हुआ हुमायूं ये सोचता है कि यदि मैं अब भी शेर खां के आँखों के सामने रहूँगा तो शेर खां मुझे मार देगा। इसलिए दोस्तों, बिलग्राम युद्ध के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों तक कभी सिंध, कभी काबुल, घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता रहा और ये प्रतीक्षा करता रहा कि दिल्ली पर कब निर्बल शासक बैठे और मैं दिल्ली पर कब अधिकार करूं। इसलिए दोस्तों, हुमायूं 15 वर्षों तक कभी सिंध, कभी काबुल, कभी सिंध, कभी काबुल भटकता रहता है। लेकिन 1555 में जब उसे पता चलता है कि दिल्ली की राजगद्दी पर सिकंदर शाह अपना शासन चला रहा है, तो हुमायूं 1555 में सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच सरहिंद का युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह को हराकर दिल्ली पर फिर मुग़ल वंशों का अधिकार हो जाता है तथा 1555 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों के गिरने के कारण हो जाती है। दोस्तों, मुग़ल वंश का तीसरा उत्तराधिकारी अकबर था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को माता हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजपूत शासक राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका राज्याभिषेक किया जाता है। इस प्रकार अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर किया जाता है। अकबर अपने पिता द्वारा क्षेत्र छीने गए थे। अकबर उनको दोबारा प्राप्त करता है। इसलिए 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। पानीपत के मैदान में अकबर हेमू को हराकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तथा मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने में लग गया। दोस्तों, 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। 1560 में बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर के सामने कई चुनौतियाँ आती है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना अकबर डटकर करता है। दोस्तों, आइए देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश अकबर ने कितने प्रदेशों को अपने अधीन किया। दोस्तों, 1561 में अकबर मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करता है। इस समय मुग़ल सेना का सेनापति आदम खां था, जो बाज बहादुर को हराकर 1561 में मालवा पर अधिकार कर लेता है। इसका अतिरिक्त 1561 में मुग़ल सेना का सेनापति आसफ खां चुनार पर अधिकार कर लेती है। 1564 में मुग़ल सेना गोंडवाना पर आक्रमण करती है। उस समय गोंडवाना पर रानी दुर्गावती अपने 3 वर्ष के बच्चे वीर नारायण की रक्षा कर रही थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि मुग़ल सेना उस पर आक्रमण करने वाली है, तो दोस्तों वे सावधान हो जाती है और आसफ खां और रानी दुर्गावती
के बीच लड़ाई हो जाती है। आसफ खां जो कि अकबर का सेनापति था, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। रानी दुर्गावती काफ़ी समय तक लड़ती है, लेकिन इस युद्ध में मुग़ल सेना का सेनापति आसफ खां था, जो कि रानी दुर्गावती को हरा देता है। इस प्रकार दोस्तों गोंडवाना पर भी मुग़ल सेना का अधिकार हो। दोस्तों अब अकबर राजस्थान के इलाकों पर आक्रमण करता है। उसका प्रथम आक्रमण 1562 में आमेर के राजपूत शासक बारमल से किया, लेकिन जैसे ही आक्रमण करता है बारमल अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है। बारमल अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर देता है तथा अपने पुत्र भगवान दास और अपने पौत्र मानसिंह को अकबर के दरबार में भेजता है। बाद में मानसिंह अकबर का सेनापति बनता है। इसका अतिरिक्त 1562 में मुग़ल सेना मेड़ता पर आक्रमण करती है और जयमल को हराकर मुग़ल सेना में मेड़ता को मिलाती है। 1568 में मुग़ल सेना मेवाड़ पर आक्रमण करती है। जैसे ही मेवाड़ पर आक्रमण करती है तो उस समय उदय सिंह जो कि राजपूत शासक थे, शासन चला रहे थे। जैसे उसे पता चलता है कि अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है तो वह यहाँ से भाग जाता है। लेकिन 1576 में उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप के जीवित रहते हुए अकबर कभी भी मेवाड़ पर अपना अधिकार कर नहीं पाया। 1569 में दोस्तों अकबर रणथंभौर पर आक्रमण करता है और सूरज नहाड़ा को हराकर रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लेता है। इसका अतिरिक्त 1569 में कालिंजर पर आक्रमण करके वहाँ बैठे शासक रामचंद्र को हरा दिया जाता है और 1569 में कालिंजर पर अधिकार हो जाता है। 1570 में अकबर मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर पर आक्रमण करता है और यहाँ पर जो 1570 मारवाड़ पर राव चंद्रसेन, जैसलमेर में रावल हरि रॉय, 1570 में बीकानेर पर कल्याण मल, यहाँ के जो शासक थे ये स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसका अतिरिक्त मुग़ल सेना का अधिकार मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर पर हो जाता है। 1571 में अकबर गुजरात पर आक्रमण करता है और मुजफ्फर खां को हराकर वापस आता है। 1574 में अकबर बिहार पर आक्रमण करता है और दाऊद खां को हराता है। 1586 में अकबर कश्मीर पर बैठे हुए शासक यूसुफ याकून खां को हराते हैं। इस प्रकार 1586 में भी कश्मीर पर मुग़लों का अधिकार हो जाता है। 1592 में उड़ीसा पर बैठे निसार खां को मानसिंह जो कि अकबर का सेनापति था, निसार खां को हराता है और उड़ीसा पर अधिकार कर लेता है। 1593 में अकबर सिंध की ओर नज़र मारता है और सिंध पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को जानी बेग को हराने के लिए भेजता है। अब्दुल रहीम खान खाना जानी बेग को हराकर सिंध को मुग़ल साम्राज्य में मिलाता है। 1595 में अकबर अपने सेनापति मीर मासूम को बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान को हराने के लिए भेजता है और मीर मासूम पन्नी अफगान को हराकर बलूचिस्तान को मुग़ल साम्राज्य में मिलाता है। इसका अतिरिक्त 1595 में कंधार पर अकबर साहेब बेग को भेजता है और मुजफ्फर हुसैन को हराकर कंधार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाता है। दोस्तों अब अकबर की दक्षिण विजय देख लेते हैं। 1591 में अकबर खानदेश पर आक्रमण करता है। उस समय खानदेश पर अली खां अपना शासन चला रहा था। जैसे ही
उसे पता चलता है अकबर खानदेश पर आक्रमण करने वाला है, तो स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1599 में दौलताबाद पर चांद बीबी अपना शासन चला रही थी। अकबर अपने सेनापति मुराद अब्दुल रहीम रैम खाना को चांद बीबी पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं और इन दोनों में युद्ध हो जाता है और चांद बीबी को मुराद अब्दुल रहीम खाना हरा कर दौलताबाद को मुगल दरबार में मिलाता है। 1600 में अहमदनगर, जो कि दक्षिण में पड़ता है, बहादुर शाह यहाँ पर अपना शासन चला रहे थे। यहाँ पर भी अकबर का अधिकार हो जाता है और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। अकबर का अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध था। इस युद्ध में असीरगढ़ का शासक मीरन बहादुर था। अकबर ने मीरन बहादुर को हराकर असीरगढ़ को 1601 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, ये अकबर के द्वारा किए गए आक्रमण थे, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके शव को आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया जाता है। इस पर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई थी, इसलिए मैं ये 3 मुगल शासकों द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में ये चैप्टर उठाया था, लेकिन बाद के शासकों की वीडियो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। वंदे मातरम।